जरा कल्पना कीजिए, जून 1947 का समय है। बहुत तेज तपती हुई धूप है और हथियारों से लैस पुलिस की एक पूरी टुकड़ी सामने खड़ी है। बिल्कुल, और उनके सामने कोई फौज नहीं है, बल्कि अपने खेत से घास काटकर लौट रही एक 13 साल की अनपढ़ भील बच्ची खड़ी है। हाँ, उसके हाथ में कोई बंदूक या आधुनिक हथियार भी नहीं है, सिर्फ एक साधारण सी दरांती है जिससे वो घास काटती है। और ये कोई किसी फिल्म या ऐतिहासिक नाटक का सीन नहीं है, ये एक असल घटना है। एकदम सच। ये राजस्थान के इतिहास का वो पन्ना है जिस पर अमूमन इतनी चर्चा नहीं होती। आज की इस गहन चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, वो सिर्फ राजाओं, महाराजाओं या किलों तक सीमित नहीं था। सही कहा। हमारे ऐतिहासिक स्रोत साफ बताते हैं कि असल बदलाव की नींव तो उन बागियों ने, उन कवियों ने और ऐसी ही साधारण महिलाओं ने रखी थी, जिन्होंने सदियों पुरानी व्यवस्था को सीधे चुनौती दे दी। जोर पड़ी ना, तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शून्यता या कहें एक वैक्यूम पैदा हो गया था। और उसी का फायदा उठाकर विदेशी ताकतें घुसने लगी। बिल्कुल, विदेशी ताकतों ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान की स्थिति थोड़ी अलग थी बाकी देश से। वो कैसे? यहाँ के सामंती व्यवस्था, जो जागीरदारी सिस्टम था, वो इतना मजबूत था कि कई शासकों ने अंग्रेजों से टकराव मोल लेने के बजाय बिना लड़े ही संधियां करना बेहतर समझा। ओहो, एक तरह से सरेंडर कर दिया। हाँ, एक तरह से उन्होंने अनजाने में विदेशी शासन को पनपने के लिए एकदम सुरक्षित जमीन दे दी। यानी जिन्हें अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए थी, वही लोग समझौता कर रहे थे। लेकिन दस्तावेज ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये समर्पण पूरी तरह एक तरफा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपवाद हमेशा होते हैं। आपके बावजूद उन्हें सौंपने से साफ इनकार कर दिया था। बिल्कुल। और इसके बाद जो विदेशी हमला हुआ, उसने ये दिखा दिया कि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो झुकने को तैयार नहीं थे। पर मैं यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। तलवारों और बंदूकों के उठने से पहले ना, विरोध की एक अलग तरह की चिंगारी भड़क रही थी, कलम के जरिए। ओहो, शब्दों की बगावत। एकदम। जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि थे बांकीदास। उनकी कविता है आयो गोरा हट जा और आयो इंग्रेज मुलुक रे ऊपर। ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। ये कविताएं तो आज भी बहुत मशहूर है। हाँ, पर मैं ये सोच रहा था कि एक राजा के दरबार में बैठा कवि अपने ही राजा के अन्नदाता के कायरतापूर्ण फैसलों पर ऐसे खुलेआम सवाल कैसे उठा सकता था? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, चारण और भाट परंपरा को समझे बिना आप इस वैचारिक प्रसार को नहीं समझ सकते। अच्छा, थोड़ा समझाइए इसे। राजकवि बांकीदास या आगे चलकर जो सूर्यमल मिश्रण जैसे रचनाकार हुए, वो केवल दरबारी नहीं थे जो राजा की सिर्फ तारीफें करें। वे समाज के वैचारिक मार्गदर्शक माने जाते थे। उनका ओहदा सिर्फ एक कवि से कहीं बड़ा था। बिल्कुल, उन्हें अपनी बात कहने की एक सांस्कृतिक छूट प्राप्त थी, एक तरह की इम्यूनिटी आप कह सकते हैं। बांकीदास अपनी कविताओं में खुलेआम उन सामंतों को धिक्कार रहे थे जो विदेशी सत्ता के सामने बस घुटने टेक रहे थे। बाप रे, ये तो आज के दौर के जो एकदम वायरल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं या जो प्रोटेस्ट म्यूजिशियंस होते हैं, उनके जैसा काम हो गया। बिल्कुल सटीक तुलना है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो क्या ये कविताएं महलों की चारदीवारी से बाहर निकलकर सच में आम जनता तक पहुंच पाती थीं? यही तो सबसे कमाल की बात है। ये कविताएं सिर्फ राज दरबार के कागजों तक सीमित नहीं रही। इन्हें घुमंतू गायकों, चारणों और लोक कलाकारों द्वारा गांव-गांव की चौपालों पर जाके गाया जाता था। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस होती थी इनकी। हाँ, और सोचिए, जब एक अनपढ़ किसान भी चौपाल पर बैठकर उन कविताओं को सुनता था, तो उसे समझ आ जाता था कि भाई उसकी जमीन बिना लड़े ही किसी विदेशी को सौंपी जा रही है। कमाल का नेटवर्क था ये तो, बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना बड़ा जनसंचार। कवि सूर्यमल मिश्रण ने भी अपनी वीर सत्सई में यही काम किया है। हाँ, और आउवा के संघर्ष पर कवि गिरवरदान के जो छप्पे लिखे गए हैं, वो भी आज तक उस विद्रोह की गवाही देते हैं। इन कवियों ने आम जनता के दिमाग में ये डाल दिया था कि ये लड़ाई सिर्फ महलों की नहीं है, हमारी भी है। सही कहा, लेकिन विचार जब जमीन पर उतरते हैं ना, तो उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। जब शासक वर्ग कुछ नहीं कर रहा था, तब हथियार उठाने का काम उन लोगों ने किया जिन्हें आज इतिहास बागी या रॉबिनहुड कहता है।
आप सीकर के डूंगजी और जवाहर जी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, सीकर के वो काका भतीजा। इनकी कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं है। डूंगजी खुद पहले शेखावाटी ब्रिगेड के एक अधिकारी थे। हाँ, अंग्रेजों की ही फौज में थे वो। लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और एक बागी का रास्ता चुन लिया। वे क्या करते थे कि अमीरों को लूटते थे और वो सारा धन गरीबों में बांट देते थे या फिर आजादी की लड़ाई में लगा देते थे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो शेखावटी ब्रिगेड मूल रूप से बनी क्यों थी? वो स्थानीय लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए ही बनाई गई थी, लोगों को दबाने के लिए। हाँ, तो जब धुंगजी ने देखा कि उनके ही लोग शोषित हो रहे हैं तो उनका इस सिस्टम से मोहभंग होना स्वाभाविक था। इसके बाद उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने नसीराबाद की अंग्रेज छावनी को ही लूट लिया। छावनी को लूटना तो मतलब सीधे सरकार को चुनौती देना हो गया ना? बिल्कुल, ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, सत्ता के मुंह पर तमाचा था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। डकैती तो आखिर डकैती ही होती है ना? क्या एक महान उद्देश्य के लिए किए गए अपराध को हम ऐसे ही सही ठहरा सकते हैं? मतलब उस समय के जो आम व्यापारी या सेठ रहे होंगे जिन्हें लूटा जाता था, उन पे क्या असर होता होगा? ये मान लेना कि सभी अपनी खुशी से धन दे रहे थे, ये इतिहास को थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक नजरिए से देखना नहीं होगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। निश्चित रूप से उस समय के धनी वर्ग या सेठों के मन में खौफ पैदा हुआ ही होगा, और जाहिर है सभी डकैतियां केवल परोपकार के लिए नहीं होती थीं। हाँ, वही मेरा पॉइंट था। लेकिन यहाँ ना हमें एक बड़े सामाजिक मनोविज्ञान को समझना होगा। जब सत्ता या कानून व्यवस्था आम जनता को न्याय देने में पूरी तरह फेल हो जाती है, बल्कि खुद ही शोषण करने लगती है, तो उस व्यवस्था से टकराने वाले जो बागी होते हैं वो आम जनता की नज़र में लोकनायक बन जाते हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम फेल होता है तो लोग आउटलॉ में हीरो ढूंढते हैं। बिल्कुल। डूंगजी और जवाहर जी का काम कानून की नज़र में बेशक अपराध था, लेकिन जनता उन्हें पूजने लगी थी क्योंकि वे उस व्यवस्था पर चोट कर रहे थे जिससे हर कोई परेशान था। समझ गया। और शायद यही कारण है कि जब डूंगजी को पकड़ा गया, वैसे उन्हें पकड़ा कैसे गया था? उन्हें उनके ही साले भैया सिंह ने धोखे से शराब पिलाकर पकड़वा दिया था। ओहो, अपनों का ही धोखा। और फिर उन्हें आगरा के दुर्ग में कैद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो एकदम क्लासिक हॉलीवुड की हाइस्ट मूवी जैसा है। बिल्कुल। उन्हें छुड़ाने का जो अभियान था वो अकल्पनीय था। जवाहर जी, लोटिया जाट और करुणा मीणा, इन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने बारात का भेष बनाया था। हाँ, बारात का रूप धर के वो आगरा के किले में घुस गए। आप सोचिए, आगरा का किला उस समय सबसे सुरक्षित जगहों में से एक था। और वहां से अपने नेता को आजाद करा लिया। बाप रे! उस किले से डूंगजी का बाहर आना केवल एक व्यक्ति का जेल से भागना नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि जो अजेय मानी जाने वाली विदेशी सत्ता है उसे भी चकमा दिया जा सकता है। लेकिन इनका अंत बहुत मार्मिक रहा ना? फादार थी, उन्होंने इन्हें घेर लिया था। आपनों नहीं मार के रहा। जोधपुर के दुर्ग में डूंगजी का निधन हुआ, लेकिन उनकी मौत बेकार नहीं गई। उसने पूरे राजपुताना में असंतोष की आग को और ज्यादा भड़का दिया। तो हमने देखा कि कवियों ने जनचेतना जगाई और इन बागियों ने जमीन पर सत्ता का खौफ तोड़ा। लेकिन केवल छावनियां लूटने या कुछ कविताएं लिखने से तो कोई इतनी लंबी लड़ाई नहीं जीती जा सकती ना? बिल्कुल नहीं। एक लंबी क्रांति के लिए आपको पैसा चाहिए, रणनीति चाहिए, युवाओं को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वही तो ये एक ऐसा चरण है जहां हमें क्रांति के सबसे बड़े दानवीर देखने को मिलते हैं। बीकानेर के अमरचंद बांठिया, जिन्हें उस दौर का प्रथम भामाशाह भी कहा जाता है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, अमरचंद बांठिया की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वे ग्वालियर में एक बहुत बड़े व्यापारी थे। मतलब आज के हिसाब से मल्टीमिलियनेयर। हाँ, उनकी संपत्ति असीमित थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और उन्होंने देखा कि तात्या टोपे जैसे महान योद्धाओं के पास युद्ध जारी रखने के लिए पैसे ही नहीं है, रसद नहीं है, तो उन्होंने अपने सारे खजाने खोल दिए। एक तरह से वो क्रांति के एंजल इन्वेस्टर बन गए। बिल्कुल। और देखिए, एक व्यापारी होने के नाते वे नफे नुकसान का जो गणित है वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो जानते होंगे कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा। बिल्कुल, वे जानते थे कि इसका परिणाम सीधे मृत्युदंड हो सकता है, और अंततः वही हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। बाप रे! ये घटना दिखाती है कि अपनी जीवन भर की कमाई का धन का त्याग प्राणों के त्याग से किसी भी मायने में कम नहीं था। सही बात है।
और जहां एक ओर व्यापारी अपना सब कुछ लुटा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे शिक्षित युवा भी थे जो बड़े-बड़े पदों का त्याग कर रहे थे। अर्जुन लाल सेठी का ही किस्सा ले लीजिए। अर्जुन लाल सेठी? उनकी काबिलियत इतनी थी कि जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो विदेशी सत्ता को भारत से कौन निकालेगा? ये डायलॉग सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं थी, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा विजन था। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो सिर्फ एक नौकरी नहीं ठुकरा रहे थे, बल्कि एक पूरा मूवमेंट खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल। अर्जुन लाल सेठी का योगदान नौकरी ठुकराने तक सीमित नहीं था। उन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय, ये तो बस एक स्कूल लग रहा है नाम से। बाहर से देखने पर यह केवल एक स्कूल ही था, ताकि अंग्रेजों को शक ना हो, लेकिन असल में भीतर से ये क्रांतिकारियों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर या यूं कहें कि एक इनक्यूबेटर का काम कर रहा था। अच्छा, मतलब वहाँ पढ़ाई के साथ साथ क्रांति की ट्रेनिंग भी होती थी? कैसे मजबूत रहना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये तो कमाल की बात है। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह जैसे जो प्रखर विद्रोही हुए हैं, वो इसी वैचारिक भूमि से निकल कर आए थे। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह का नाम आते ही मुझे केसरी सिंह बारहाट की याद आ जाती है। शाहपुरा के बारहाट परिवार का जो बलिदान है ना, वो इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। बारहाट परिवार की तो बात ही अलग है। 1903 की बात है, जब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। तब केसरी सिंह ने उन्हें चेतावनी राज चुंगटिया नाम से कुछ दोहे लिखकर भेजे थे। हाँ, और उन दोहों ने महाराणा के स्वाभिमान को इतना झकझोर दिया था कि वे दिल्ली तो गए, लेकिन दरबार में शामिल ही नहीं हुए। सोचिए, शब्दों में कितनी ताकत थी। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात लगती है वो ये है कि केसरी सिंह ने एक पिता होते हुए अपने ही बेटे प्रताप सिंह और अपने सगे भाई जोरावर सिंह को क्रांति की उस आग में झोंक दिया जहां से वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। देखिए, बारठ परिवार का ये बलिदान इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उस समय का समाज केवल दिखावे का या प्रतीकात्मक विरोध नहीं कर रहा था। वे सच में मरने मारने को तैयार थे। बिल्कुल। जब प्रताप सिंह को अरेस्ट किया गया और उन्हें बहुत कठोर यातनाएं दी गईं, अंग्रेजों ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया और उनसे उनके साथियों के नाम पूछे, तो जानते हैं प्रताप सिंह का जवाब क्या था? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। बाप रे, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये तो। इस तरह की दृढ़ता या जज्बा तब तक नहीं आ सकता जब तक समाज की पूरी संरचना में वैचारिक उथल-पुथल न मच गई हो। विजय सिंह पथिक ने जो बिजौलिया किसान आंदोलन खड़ा किया और जो राजस्थान सेवा संघ बनाया, वो भी इसी बदलाव का हिस्सा थे। हाँ, बिजौलिया आंदोलन तो बहुत लंबा चला था। बिल्कुल। वहां लड़ाई अब केवल शासकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि किसानों के अधिकारों के लिए एक प्रॉपर संस्थागत रूप ले चुकी थी। संस्थागत रूप से लड़ना एक बात है, लेकिन मुझे लगता है अपने ही समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे लड़ना उससे भी कहीं अधिक मुश्किल होता है। ये आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मतलब जब पुरुष युद्ध के मैदान में थे या अंडरग्राउंड थे या फिर जेलों में बंद थे, तब राजस्थान के उस बेहद रूढ़िवादी सामंती और पर्दा प्रथा वाले समाज में ना एक और क्रांति हो रही थी, एक मौन लेकिन बेहद पावरफुल क्रांति। महिलाओं का घर से बाहर आना। बिल्कुल, महिलाओं का घर की चारदीवारी और घूंघट से बाहर आना इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसके इम्पैक्ट पर शायद हम उतनी बात नहीं करते जितनी होनी चाहिए। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, उस सामंती समाज में महिलाओं का चेहरा देखना भी एक बहुत बड़ा टैबू या वर्जना मानी जाती थी। पर्दा प्रथा बहुत सख्त थी वहां, बहुत सख्त। ऐसे में जब जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी जैसी महिलाओं ने पर्दा प्रथा का पूरी तरह त्याग किया, तो ये कोई छोटा मोटा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। ये तो पूरे सिस्टम से बगावत थी। हाँ, ये पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मुंह पर सीधा तमाचा था। अंजना देवी तो रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला भी थी। सोचिए, उस समय एक महिला का जेल जाना समाज ने इसे कैसे देखा होगा? बहुत बुरा। इस एक कदम के लिए उन्हें अपने ही समाज से भारी बहिष्कार, अपमान और बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा होगा। सदियों से चली आ रही मान्यताओं को तोड़ना हथियारों से लड़ने से कहीं ज्यादा हिम्मत का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। और रमा देवी का संघर्ष तो किसी को भी स्तब्ध कर सकता है। रमा देवी की कहानी तो बहुत ही रुला देने वाली लेकिन हिम्मत देने वाली है। सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी वो, और उस दौर के समाज में बचपन में विधवा होना
किसी अभिशाप से कम तो नहीं था। एकदम अभिशाप माना जाता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक गांधीवादी नेता से दोबारा विवाह किया और बिजौलिया आंदोलन में एकदम फ्रंटलाइन पर आकर भाग लिया। हाँ, और जब वो आंदोलन कर रही थी तो पुलिस ने उनके साथ बहुत मारपीट की थी। अमानवीय व्यवहार किया गया था उनके साथ, लेकिन फिर भी उनका 1 इंच पीछे ना हटना यह दिखाता है कि उनके अंदर कितनी आंतरिक शक्ति थी। लेकिन इन सब के बीच 1934 में जो कटराथाल में हुआ, वो तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन का एक अविश्वसनीय अजूबा है। आप 10,000 महिलाओं वाले सम्मेलन की बात कर रहे हैं। जी, सीहोट के ठाकुर ने किसान महिलाओं के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया था, जिसके विरोध में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं एक जगह इकट्ठी हुईं। मतलब मैं हैरान हूं, आज के इस दौर में जहां बिना व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के 100 लोगों को भी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, उस समय बिना किसी मॉडर्न टूल के इतनी विशाल भीड़ जुटी कैसे होगी। यही तो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात लगती है आज के लोगों को। लेकिन ये उस समय के गहरे सोशल नेटवर्क और जो संदेशवाहकों की अदृश्य श्रृंखलाएं थी ना, उनका कमाल था। अच्छा, वो मैसेज कैसे पास करते थे? संदेश केवल कागजों या चिट्ठियों से नहीं जाते थे। वे पारिवारिक रिश्तों, सामुदायिक संबंधों, मेलों और त्योहारों के जरिए एक गांव से दूसरे गांव बहुत तेजी से पहुंचते थे। एक तरह का ऑर्गेनिक वायरल नेटवर्क था ये। बिल्कुल। देखिए, सीहोट के ठाकुर का कृत्य केवल एक अपराध नहीं था, वो उन किसानों के स्वाभिमान पर सीधा हमला था, और इसी सामूहिक गुस्से ने महिलाओं को एक साथ ला खड़ा किया। तो मतलब कटराथाल का वो सम्मेलन एक टर्निंग पॉइंट था। बराबरी की भी है। महिलाएं समझ चुकी थीं कि उन्हें 2 मोर्चों पर लड़ना है, एक बाहर वालों से और दूसरा अपने ही समाज की जो सड़ी गली कुरीतियां थीं उनसे। बिल्कुल सही। और इसी समानता और स्वाभिमान की लड़ाई ना हमें वापस उसी दृश्य पर ले आती है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। कालीबाई की कहानी। जी, डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की 13 साल की वो बच्ची कालीबाई। जून 1947 का समय था। आज़ादी तो बस मिलने ही वाली थी, सुगबुगाहट हर जगह थी, लेकिन जो स्थानीय सामंतवाद था वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और ज्यादा क्रूर हो गया था। हाँ, वो रियासती पुलिस उस पाठशाला को बंद करवाना चाहती थी जहां कालीबाई पढ़ती थी। और जब उनके गुरु सिंगा भाई ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे बांध दिया और सड़क पर घसीटने लगे। और अब सोचिए, वहां पूरी भीड़ खड़ी देख रही थी, लेकिन हथियारों से लैस पुलिस के सामने किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं थी। किसी में नहीं, सिवाय एक छोटी सी बच्ची के। वही, तभी वो छोटी बच्ची जो समाज के सबसे शोषित तबके से आती थी, भील समुदाय से आती थी, वो आगे बढ़ती है। वो पुलिस की बंदूकों की परवाह नहीं करती, गाड़ी से घिसटते अपने गुरु को देखती है और बिना एक पल गंवाए अपनी दराती से वो रस्सी काट देती है, जबकि वो जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल, और वही हुआ। पुलिस की गोलियों ने उस बच्ची को छलनी कर दिया और उसने वहीं अपने प्राणों की आहुति दे दी। पता है, कालीबाई की उस दरांती का वो रस्सी काटना ना एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। वो कैसे? उसने केवल एक भौतिक रस्सी नहीं काटी थी, उसने उस निरंकुश सत्ता के अहंकार को काट दिया था। उसने सदियों के उस डर को काट दिया था जो शासक वर्ग ने आम जनता के मन में बैठा रखा था। कमाल की बात कही आपने। उस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि क्रांति अब किसी महल की चारदीवारी या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं थी। नहीं, वो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे जो ये ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमें एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हैं। बाकीदास की बेबाक कविताएं, डूंगजी जवाहर जी के वो बागी अभियान, अमरचंद बाठिया का सब कुछ दान कर देना, अर्जुन लाल सेठी का वो स्कूल और किशोरी देवी का नेतृत्व, और अंत में कालीबाई का वो सर्वोच्च बलिदान, ये सभी एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। बिल्कुल ये बताते हैं कि आज़ादी किसी एक इंसान, किसी एक विचारधारा या केवल किसी एलीट क्लास का काम नहीं था। ये तो समाज के हर उस साधारण नागरिक के बलिदान का सामूहिक परिणाम था जिसने भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। एकदम सही। और इतिहास के इन दस्तावेजों की जो प्रासंगिकता है, जो रेलेवेंस है, वो आज भी उतनी ही है। वे हमें हमारी सामूहिक शक्ति की याद दिलाते हैं। हाँ, क्योंकि जब भी व्यवस्था आम इंसान के हकों की रक्षा करने में फेल हो जाती है ना, तो समाज को बचाने की जिम्मेदारी खुद समाज को ही उठानी पड़ती है। किसी मसीहा का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बदलाव का इंतजार करने के बजाय आपको खुद उस बदलाव का हिस्सा बनना पड़ता है। ये इतिहास हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमारे आज के लिए भी एक आईना है। हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे मतलब इंफॉर्मेशन एज
या सूचना का युग कहा जाता है। सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। हाँ, हमारे पास शिक्षा है, सारे संसाधन है, हमारे पास एक संविधान है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है, अगर 1947 में डूंगरपुर के एक छोटे से गांव की 13 साल की एक अनपढ़ बच्ची कालीबाई अपने और अपने गुरु के खिलाफ हो रहे अन्याय को इतनी साफ तरह से पहचान कर हथियारों से लैस पुलिस के सामने अपनी दरांती लेकर खड़ी हो सकती है, बिल्कुल। तो आज इतने सुरक्षित और साधन संपन्न दौर में क्या हम अपने समाज में मौजूद कुरीतियों, जो अन्याय हैं और जो बुराइयां हैं, क्या हम उन्हें पहचानने और उनके खिलाफ आवाज उठाने की उतनी हिम्मत रखते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। इसी एक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।